हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को करेंगे हम इस पूरी वीडियो में। एकदम मस्त सा चैप्टर है, इसमें आप बहुत सारी चीजों को समझोगे और इसमें हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या सिर्फ शो ऑफ के लिए चीजें बनाई गई है बट या फिर एक्चुअल में भी चीजें प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये 9th क्लास का आपका चैप्टर है, 9th क्लास सिविक्स का चैप्टर है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही यही है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है। सिंपल डेफिनेशन, अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर में जो रूलर्स होते हैं उनके जरिए रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। किसके जरिए? पीपल्स के जरिए। ठीक है, पीपल्स के जरिए रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो इसमें हमारा सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? देखो, हमारे पास में इंडिया में डेमोक्रेसी है। क्या हर कंट्री में ही डेमोक्रेसी है? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, क्या हर कंट्री में डेमोक्रेसी ही है या कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे पास में देखें तो 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, सेकंड आप डिक्टेटरशिप बोल सकते हो, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फोर्थ मोनार्की। तो इन चारों में डिफरेंस क्या है? डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, या फिर डिक्टेटरशिप क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे मोनार्की को। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जहां पर किंग होता है, किंग रूल करता है। ठीक है, वो मोनार्की होती है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो हर कंट्री में जो रूलर था, कौन था वो रूलर? एक राजा या फिर एक किंग होता था। किंग अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपनी जितनी भी उसकी सिटीजन होती थी उसको किंग देखता था। तो किंग एक मोनार्क लीडर होता था और मोनार्क लीडर जो होते हैं वो हेरिडिटी पे काम करते हैं। मतलब अगर राजा है तो राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। कोई अदर पर्सन आकर लीडर नहीं बन सकता। मोनार्की में ये है, राजा है, क्या कभी देखा है राजा ने किसी और को राजा बनाया हो? नहीं, राजा का बेटा ही यहाँ पर राजा बनता है पहले, देन फर्स्ट किंग एंड उसका जो सन होता है वो नेक्स्ट राजा बनेगा। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की। अब डिपेंड करता है कि वो जो किंग है या फिर वो जो राजा है वो कैसा है, अच्छा है या उसका बेकार है, तो कंट्री को उसी के अकॉर्डिंग रन करता है। अगर अच्छा लीडर है तो उसकी जो कंट्री है, उसकी जो सिटीजन है वो उससे बहुत ज्यादा खुश रहती है। वहीं अगर वो लीडर, वो राजा अच्छा नहीं है, किंग अच्छा नहीं है, तो उसके सिटीजन उससे खुश नहीं रहती है। तो यहाँ मोनार्की में भी लोगों को कई बार ये सारी चीजें फेस करने को मिलती है कि एक मोनार्क लीडर ने सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्की में से बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इनमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है। ठीक है, जिसको हम अभी तक देखते हैं रूल ऑफ लॉ जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वही जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और राजा भी होगा, मोनार्की भी होगी। बट राजा सिर्फ अपनी सीट पे काम करेगा, सिर्फ अपनी सीट पे होगा और इस सीट पे बैठा होगा। बट ये जो राजा है ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? ये काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता। बट मोनार्की में क्या था? मोनार्की में वो लीडर अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है, जो उसको करना है वो उस काम को कर सकता है, उसके किए हुए काम को कोई डिनाई
नहीं कर सकता, राजा खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एक असेंबली होती है, नेशनल असेंबली, वो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेक करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा काम करता है, या फिर जो किंग होता है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, राजा भी होते हैं, बट राजा का बेटा यहाँ भी राजा ही बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्या है, किसी भी कंट्री में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और लोगों में इक्वल पावर डिवाइड है, तो आप वहां पर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। लेवल ऑफ पावर डिवाइड है, वो कंट्री देखने में आपको डेमोक्रेसी लगेगी कि वो कंट्री का, और रेगुलर जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेसी कंट्री है। ऐसी जगह जो इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शंस में लोग वोट डालते हैं और उन वोटों के बाद में जो लीडर इलेक्ट होके आता है वो रूल करता है। बट मोनार्की में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ऐसा नहीं, हम थोड़ी चूज कर रहे हैं, उसमें जो पीपल है, सिटीजन्स है, वो थोड़ी वोट डाल रहे हैं। बट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होती है वो वोट डालती है और उनके वोट के बाद में इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन वोटिंग काउंट होने के बाद में जो लीडर इलेक्ट होके आता है, चूज होके आता है, वो रूल करता है कंट्री पर। ये डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में मोनार्की नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होती, डेमोक्रेसी में होती है। वहां पर लीडर होता है और वो लीडर एक डिक्टेटर लीडर होता है। डिक्टेटर लीडर का मतलब होता है वो अपने अकॉर्डिंग सारे फैसले लेगा। उसका मन है कंट्री में आपको रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने, जो नहीं पहनने, वो लीडर की मर्जी है, कोई वो नहीं पहनने दे रहा, अगर किसी ने पहन भी ली तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। ये डिक्टेटरशिप होती है। जो लीडर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डिक्टेटरशिप में इलेक्शन भी नहीं होते हैं। बट डेमोक्रेसी का सबसे मेन पॉइंट ये है कि रेगुलरली इलेक्शन होंगे, और रेगुलरली अगर किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री पाई जाएगी। ओके, तो मैंने आपको 4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई, जो कि यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? 4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट हमने समझ ली, जो गवर्नमेंट का लीडर होता है, रूलर होता है। रूलर कौन होते हैं? जो वोट मांगने आते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं कि हमें आप वोट दो, हम जीतेंगे तो हम इस कंट्री को चलाएंगे, हम इस कंट्री को रन करेंगे, वो रूलर होते हैं जो वोट मांगते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन क्या होते हैं? एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू उन रूलर्स को चूज किया जाता है, उन कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। वो इलेक्ट होते हैं, लोग वोट डालते हैं और उस वोटिंग के बाद में वो लोग, उन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिस भी कैंडिडेट को मिलते हैं वो लीडर बन जाता है बाय द पीपल। और लोगों को इलेक्ट किया कैसे किया जाता है? बाय द पीपल, क्योंकि जो वोटिंग होती है, वोट डालता कौन है? आपके सिटीजन, सिटीजन्स वोट डालते हैं। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है? सिटीजन्स वोट डाल रहे हैं। तो इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के जरिए उनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये डेमोक्रेसी है। इसमें सारी चीजें देखी जाए तो लोगों के हाथ में होती हैं। पूरी की पूरी जो पावर है वो कंट्रोल किसने कर रखी है? वो लोगों ने कंट्रोल कर रखी है। अब लोगों ने सारी पावर कंट्रोल कर रखी है, वो जैसे चाहे वैसे गवर्नमेंट को चला सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। इसके अंदर में जो रूलर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है? बाय द पीपल, पीपल इसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ जी, इसमें हम कुछ स्टोरीज को पढ़ेंगे और उन स्टोरीज को पढ़ने के बाद में आप मुझे ये बताइएगा कि चीजें आपको कितनी समझ में आई। मैंने अभी तक आपको सिर्फ जो भी बताया डेमोक्रेसी के बारे में, उस कॉन्सेप्ट को अपने सामने रखना और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को समझना, पढ़ना और बताना मुझे क्या डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है। ओके, इसके कुछ फीचर्स भी है, फीचर्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, अब जब तक इसको समझिए, ये स्टोरी देखिए कि ये स्टोरी क्या कहती है और इस स्टोरी को देखने के बाद क्या चीजें आपको डेमोक्रेटिक लग रही हैं या फिर
नहीं लग रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, ये डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो भी मेजर लीडर होता है किसी भी कंट्री का या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो मेन लीडर होता है, मेजर लीडर होता है, वही सारे डिसीजन लेता है। जो मेजर लीडर होगा वो ही सारे डिसीजन लेगा। ठीक है, सारे मेजर डिसीजन वही पर्सन लेगा जो मेजर लीडर होगा, इलेक्टेड बाय मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर्स होगा सारे डिसीजन उसके ही होंगे। अब ये स्टोरी देखते हैं किसकी है। ये स्टोरी पाकिस्तान की स्टोरी है। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के एक जनरल है, लेडा मिलिट्री कॉप, और एक ये मिलिट्री कॉप भी है। In October 1999 and overthrew a democratically elected government and became the chief executive of the country. एक ये मिलिट्री कॉर्प के ऑफिसर थे, परवेज मुशर्रफ जनरल थे मिलिट्री कॉर्प के। इन्होंने अक्टूबर 1999 में ओवरथ्रो किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई इन्होंने, और उसमें ये क्या बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बने, एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने। ठीक है, परवेज मुशर्रफ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने। कब बने, 1999 में बने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। क्या बने ये, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बने। फिर उन्होंने क्या करा, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और फिर इनकी जो डेजिग्नेशन थी उसको उन्होंने चेंज करना चाहा, क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर ये प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। In 2002, he issued a legal framework order that suggested that the president could dismiss the national or provincial assembly. इससे पहले इन्होंने एक क्या रखा था, एक रेफरेंडम रखा था 2002 में, रेफरेंडम रखा था। टू में ही इस रेफरेंडम में इन्होंने क्या चीजें कही थी, इस रेफरेंडम में इन्होंने ये कहा था, रेफरेंडम होता है लाइक लोगों से आप वोटिंग करवाओ कि क्या मुझे लीडर बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। कितने लोग मेजोरिटी में यस बोल रहे हैं और कितने लोग नो बोल रहे हैं। ठीक है, अब लोगों से इस टाइप से वोटिंग कराई गई, कितने लोग मेरे फेवर में है, कितने लोग मेरे अगेंस्ट में है। लोगों ने इनके फेवर में बोला। ठीक है, फेवर में क्या कह सकते हैं, मतलब एक तरह से वोटिंग हो रही है, बट ये पूरी की पूरी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पे डिपेंड थी। मतलब लोग कुछ भी बोलते रहे, चाहे लोग मेरे अगेंस्ट में हो, चाहे लोग मेरे फेवर में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो प्रेसिडेंट बनना ही बनना है। ठीक है, इन्होंने ये रेफरेंडम निकाला। रेफरेंडम कहने के लिए क्या था, अब लोगों को क्या पता कि कितने लोग मेरे फेवर में थे और कितने मेरे अगेंस्ट में थे। लोगों को तो यही लगेगा ना कि ये पर्सन जीता है, मतलब लोगों के सामने इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि मैंने वोटिंग करवाई है कि सब लोग वोट दो कि मुझे जीतना चाहिए या फिर नहीं जीतना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब लोगों को नहीं पता कि बनना है या फिर नहीं बनना, क्या करना है। वोट दिया भी लोगों ने या नहीं भी दिया, बट फ्रॉड के जरिए, माल प्रैक्टिस के थ्रू वो जो परवेज मुशर्रफ थे ये प्रेसिडेंट बन गए। लोगों को तो सिर्फ यही लग रहा है ना कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि उन्हें ये जो फ्रॉड हुआ है इस फ्रॉड के बारे में नहीं पता। उनको तो सामने सिर्फ होते हुए इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन हुए हैं तो ये जो पर्सन है ये वोटिंग के थ्रू ही जीता होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। ये जो परवेज मुशर्रफ जीते थे किसके थ्रू जीते थे, फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस के जरिए जीते थे। और इन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया, ऑर्डर इशू किया, जिसमें क्या था, सजेस्टेड दैट द प्रेसिडेंट को डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। इन्होंने एक तरह से सारी पावर किसको दे दी, प्रेसिडेंट को दे दी। क्यों, क्योंकि अब ये खुद क्या बन चुके थे, प्रेसिडेंट बन चुके। तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबली है उसको डिसमिस कर सकता है। ऐसा कहा इन्होंने अपने इस लीगल फ्रेमवर्क में। ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये चीजें निकाली, ये रूल निकाला कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी किसी भी पॉलिसी को किसी भी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है।
नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वाज सुपरवाइज्ड by National Security Council which was dominated by the military officer। और जो सिविलियन कैबिनेट था, सिविलियन कैबिनेट को किसके सुपरवाइज में डाल दिया? सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज कर दिया जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था उनके अंडर में सुपरवाइज कर दिया। और उसमें कौन डोमिनेट कर रहा था? उसमें भी एक मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट कर रहे थे। अब इतना देख के मुझे देखो, यहाँ पर भी मिलिट्री ऑफिसर, परवेज मुशर्रफ जो थे वो भी एक जनरल मिलिट्री ऑफिसर थे। तो इतना देख के क्या आपको डेमोक्रेटिक रूल लग रहा है, ये किसी मिलिट्री का रूल लग रहा है? सिंपल सी बात है, सारे में मिलिट्री ही तो रूल कर रही है, अभी तक तो डेमोक्रेसी लगी नहीं। और जहां पर इन्होंने इलेक्शन में फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस का यूज किया, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस कंट्री में क्या डेमोक्रेसी है, नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं, क्या पता हो भी। इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली। जो इलेक्शन थे वो रखे गए थे, हेल्ड किए गए थे नेशनल और स्टेट असेंबली में। द इलेक्टेड लीडर्स हैड सम पावर्स but the final power rests with the military officers and जनरल परवेज मुशर्रफ। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो इलेक्टेड लीडर होता है, जो इलेक्टेड लीडर होता है सारी पावर उसके हाथों में होती है। जो इलेक्ट करके आता है, लोग जिसको वोट देके चूज करते हैं, जिसको इलेक्ट करते हैं, सारी पावर उसके हाथों में होती है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या थी? यहाँ पर सारी पावर किसकी थी? फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में थी सारी पावर। मिलिट्री ऑफिसर्स और जो ये परवेज मुशर्रफ थे जनरल, इनके हाथों में पावर थी। क्या ये इलेक्ट होकर आए थे? नहीं आए थे। तो क्या इनके हाथों में पावर होना सही है? नहीं सही है। ठीक है, सो पाकिस्तान एंड जनरल मुशर्रफ कांट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो क्या पाकिस्तान में जो ये जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इनको एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है या फिर नहीं? बिकॉज द इलेक्टेड रूलर्स कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्टेड रूलर्स थे वो फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे थे। इलेक्टेड लीडर ने तो फाइनल डिसीजन नहीं लिया, तो क्या हम कह सकते हैं इस कंट्री में डेमोक्रेसी है? नहीं। कहां से देखने पे लगती है आपको डेमोक्रेसी? रेफरेंडम निकाला, लोगों से वोटिंग करी, उसमें वोटिंग में भी खुद ही फ्रॉड कर लिया ताकि जो सारे के सारे वोट है वो हमें ही मिल जाए। तो कहां देखने पे लग रही है कि डेमोक्रेसी है या नहीं है? कहीं भी नहीं लग रही देखने पे डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी होती तो ये सारे डिसीजन, फाइनल डिसीजन था ये कौन लेता? जो इलेक्टेड लीडर होता। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट ही इलेक्टेड नहीं है, उन्होंने ही क्या करा? फ्रॉड किया है। ठीक है, और सारे डिसीजन कौन ले रहा है? जो मिलिट्री है वो ले रही है, मिलिट्री के ऑफिसर सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो इस केस में यहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं है। लास्ट में इसका एक फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन्होंने कहा था फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जितने भी फाइनल जो डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है वो सारे आपके फाइनल डिसीजन लेगा। ओके, ये आपकी एक स्टोरी थी जो कि पाकिस्तान की स्टोरी थी, मैंने फिनिश करा दी है। अब आपने पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ी और समझी। क्या कहीं आपको देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान में कहीं भी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि मिलिट्री को पाया उसने जबरदस्ती वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना एंड जबरदस्ती ही वो प्रेसिडेंट बना, खुद ही प्रेसिडेंट बन गया, खुद ही उसने नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली सबको डिसमिस कर दिया। सारी चीजें तो वो पर्सन खुद कर रहा है अपनी मिलिट्री की जो पावर है, मिलिट्री की पावर को शो ऑफ करके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि मेजर जो डिसीजन लेते हैं, देखो पहला रूल क्या है किसी भी डेमोक्रेसी का, कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा? इलेक्टेड लीडर लेंगे। बट यहाँ तो नहीं लिया इलेक्टेड लीडर ने डिसीजन, तो इसलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। अब चलिए अपना नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, उसमें क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए। अब यहाँ पर भी हमारे सामने एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी को अच्छे से समझना और समझने के बाद मुझे ये बताना कि क्या इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए। चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करना। फ्रंट में तो आपको लगेगा
कि हाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बट उसके जो पीछे के बैकग्राउंड की चीजें हैं उनको भी क्लियरली समझना। ठीक है, देखना ये बात है इलेक्शन इन चाइना। चाइना की बात की गई है कि चाइना में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या चाइना में डेमोक्रेसी कंट्री है या फिर नहीं है। देखते हैं चलिए। इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। इलेक्शन में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। जो कंट्री का पार्लियामेंट जो है वो चूज करती है अपने लीडर को हर 5 साल बाद, और वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। ये नाम है चाइना की जो पार्लियामेंट है उसका, नेशनल पीपल कांग्रेस। हर 5 साल में इलेक्शन होता है और हर 5 साल बाद इलेक्शन में जो जीतता है वो वहां का लीडर बनता है। क्या कह रहे हो, देखने में तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। अब आगे भी तो देखो। The National People's Congress has the power to appoint the president of the country। जो ये नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो ये नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसी के पास में सारी पावर है कि ये अपॉइंट कर सकती है किसको, प्रेसिडेंट को। किसके प्रेसिडेंट को, कंट्री के प्रेसिडेंट को। नेशनल पीपल कांग्रेस ही चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी। ओके, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बट प्रॉब्लम तो यहां पर आई है कि कोई भी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, अगर किसी को भी इलेक्शन में लड़ना है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है किसी भी कैंडिडेट को, तो उससे जरूरत है सबसे पहला क्या है, चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, कौन सी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अगर किसी को भी खड़ा होना इलेक्शन में तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ जी मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मुझे अप्रूवल दे दो। क्या मैं इलेक्शन में खड़े हो सकता हूँ? उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो सही है, और अप्रूवल नहीं दिया तो आपकी गवर्नमेंट बनने की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात समझिएगा, एक सिंगल पार्टी है, क्या लोगों को सिंगल पार्टी पसंद आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। अब लोगों को जब सिंगल पार्टी पसंद नहीं आ रही तभी तो लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। अगर लोगों को ये पसंद होती तो क्या लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते? नहीं होते। लोगों को पार्टी पसंद नहीं आ रही तभी लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। जब अगेंस्ट में खड़े होंगे, अब आपको उसके अपोनेंट्स में खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, अब बोला जा रहा है आप पहले हमसे अप्रूवल लेने आओ, तो क्या हमारा खड़े होने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इस पार्टी को हराना है, डाउन करना है इस पार्टी को। और हम अगर इसी पार्टी से खड़े होंगे तो पार्टी तो डाउन हुई ही नहीं। उस कंडीशन में क्या है, मतलब इनडायरेक्टली ये है कि कोई भी अदर पार्टी इस कंट्री में नहीं बन सकती, कोई भी अदर पर्सन जो इस पार्टी का नहीं है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। इसके 8 अलाइज थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 8 अलाइज पार्टी भी थी जो इसी की पार्टी थी, मतलब इसी के अपने बिखरे हुए छोटे छोटे पार्टी थी, इसी की अलाइज थी। हाँ, इन पार्टी से खड़े हो सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका लिंक तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही है, आप इनमें से ही खड़े हो सकते थे। इसके अलावा कोई भी बाहर इंडिविजुअल खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता था इसके अलावा, क्योंकि सिंगल पार्टी थी, इसी का रूल चल रहा था। अगर कोई इंडिविजुअल खड़े होने की कोशिश भी करता तो उसको बैन कर दिया जाता था, बिठा दिया जाता था, नहीं मान रहा तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। अब कौन खड़ा होगा? कोई पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। खड़े होना भी तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको अप्रूवल ही लेने की जरूरत पड़ी तो आपका खड़ा इलेक्शन में खड़े होने का या ना खड़े होने का कोई फायदा ही नहीं रहा। ठीक है, अब बताइए क्या यहाँ तक लगा आपको डेमोक्रेसी? क्या कह रहे हो? अब तो नहीं लग रही मैम, पहले तो लग रही थी थोड़ी बहुत। चलिए और देखते हैं। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं, 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड to 8 were allowed to contest election held in 2002 and 2003। इसमें भी वही बात की गई है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या उसके अलाइड पार्टी के मेंबर है, जो स्मॉल उसके अलाइड पार्टी थी उनके मेंबर है, वो ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। कब तक? 2002 एंड
3 की बात की जा रही है, तो इसमें वही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, अदरवाइज और कोई इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा जो गवर्नमेंट बनी है चाइना में वो किसकी बनी है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनी है। अब बताइए क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? क्योंकि डेमोक्रेसी का तो रूल क्या कहता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ तो पार्टी ही एक है और उससे भी अप्रूवल मांगने की जरूरत है। जब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, तो जीतेगा तो वही जो खड़ा है, और जीतने के लिए सामने पर्सन ही एक है। मतलब या तो वोट मुझे दो या फिर वोट मुझे ही दो। अब कौन जीतेगा? मैं हूं तो मैं ही जीतूंगी। या तो आपको ए को वोट देना है या तो फिर आपको ए को वोट देना है। किसको वोट दोगे? क्या कह रहे हो मैम? एक ही है, बात घुमा फिरा के वहीं पहुंच रही है। तो यही चीज चाइना में है, या तो आप कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो या फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। तो ले दे के तो बच्ची कम्युनिस्ट पार्टी ही ना, जीतनी तो वही है। तो इसलिए हमेशा जो चाइना में गवर्नमेंट बनी है वो किसकी बनी है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनी है। चलिए एक नेक्स्ट स्टोरी भी है इसमें, मैक्सिको के इलेक्शन भी है। अब मैक्सिको में देखते हैं कि मैक्सिको के इलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में हर 5 साल बाद नहीं, हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी 5 साल बाद हो रहे हैं, चाइना में 5 साल बाद हो रहे हैं, तो हर कंट्री में 5 साल बाद ही इलेक्शन हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्री में 6 साल बाद भी इलेक्शन होते हो, लाइक मैक्सिको। तो मैक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हर 6 साल बाद वो अपने लीडर को चूज करते हैं। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट अंटिल 2000 की बात की जा रही है। Every election was won by a party called PRI। 2000 तक, ठीक है, 2000 तक मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और यही पार्टी जीतती आई है 2000 तक। ठीक है, 2000 तक यही एक पार्टी थी जो जीतती आई थी, हमेशा यही एक पार्टी जीतती थी। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, एक ही पार्टी जीत रही है, डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहां पर एक सिंगल पार्टी नहीं होगी, वहां पर एक से ज्यादा पार्टी होंगी। क्योंकि आपके अपोजिशन में भी तो कोई खड़ा होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा एक पार्टी जो है वो कितना काम कर रही है और कितना काम नहीं कर रही है। The PRI was known to be many dishonest tricks to win the election in reality। जो PRI है अगर उसको देखा जाए तो वो इलेक्शन को बहुत ही गंदे तरीके से खेल रही थी, डिसऑनेस्ट ट्रिक से, या फिर बहुत ही डर्टी ट्रिक से वो इलेक्शन में विन होती थी रियलिटी में। अब देखो लोगों को क्या लग रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन तो हो रहे हैं, अब इलेक्शन कैसे करवाए जा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा लोगों को? ये तो उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन हो रहे, इलेक्शन में डर्टी ट्रिक्स का यूज कराया जा रहा है। मैक्सिको में क्या था, स्कूल्स में बच्चों को बोला जाता था कि अपने पेरेंट्स को बोलो PRI को वोट करें। टीचर्स से बोला जाता था कि ये PTM करवाओ, उनके पेरेंट्स को बोलो कि अगर आपने हमें इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपके बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और लोगों को रिश्वत दी जाती थी। ऐसी बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से जो PRI है वो हमेशा विन होती थी। ठीक है, पैसे दिए जाते थे जो इनसे मान के सही है, वरना लोगों को मारा जाता था। ठीक है, मार पीट करके वो सारे के सारे वोट अपने नाम करवा लेते थे। अब दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को फेल करवाना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो पेरेंट्स किसको वोट देंगे? सिंपल सी बात है, वो PRI को ही वोट करेंगे। पीपल हैड नो चॉइस। देखो ये साफ साफ बोल रहा है कि पीपल के पास में कोई भी चॉइस नहीं थी, और जिस भी जगह चॉइस ना हो वहां डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे पहला ऑप्शन होता है चॉइस देना। आप इंडिया में हो, इंडिया में देखो ना कितनी सारी चीजें हैं, लाइक आप देख सकते हो कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी है, BSP है, बहुत सारी पार्टी है। तो हमारे पास में कितनी सारी चॉइस है, हम किसी को भी जिता सकते हैं। इन चाइना, अब यहाँ पर दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। देखो, इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में क्या था, लोगों को इलेक्शन में कोई सीरियस चॉइस नहीं दी गई थी। दे हैव टू
चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। वो अपने अलावा किसी भी दूसरी पार्टी को आने का मौका नहीं देंगे चाइना वाले, और ना ही वो किसी भी अदर कैंडिडेट को अप्रूव करेंगे कि कोई उनके अगेंस्ट में जाकर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करे। होल्डिंग इलेक्शन आर नॉट सफिशिएंट, द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। होल्डिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन हो रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे, किसके लिए? द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, क्योंकि उनमें कोई भी रियल चॉइस नहीं थी। बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, वो अपने अल्टरनेटिव्स नहीं चाहते थे। ना ही मैक्सिको में ये चीज थी कि उनका कोई अल्टरनेटिव हो, और ना ही उनका अल्टरनेटिव चाइना में था। सिंगल पार्टी थी और सिंगल पार्टी ही रूल कर रही थी, और वो अपने जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी डर्टी ट्रिक का यूज करना पड़े वो करती थी। सिर्फ उन्हें क्या था? इलेक्शन में जीतना। बट हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने तो ये पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। बट क्या आपको इन दोनों स्टोरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहीं भी देखने को मिले? मुझे तो नहीं दिखे। तो इन ये दोनों ही कंट्री, क्या हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है? नहीं, इन दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अब इसका जो फीचर है देखिए वो क्या कहता है, आ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बेस्ड है। वर बोथ करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग, और इन दोनों में ही किसी को भी कोई फेयर चांस नहीं दिया गया था, जिससे जो इनकी पार्टी थी वो पार्टी तो जीत रही थी, बट जो अदर इनके कोई अपोजिशन में आ रही थी, इनका जो अल्टरनेटिव कोई भी नहीं आ पा रहा था। तो चाइना में देखिए हमने क्या पढ़ा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। मैक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। उससे पहले हमने मेजर डिसीजन पढ़ा था किसका? पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या था? जो मेजर डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? जो इलेक्टेड लीडर होगा वो मेजर डिसीजन लेगा। बट क्या पाकिस्तान के मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ ने मेजर डिसीजन लिया था? बिल्कुल लिया था। बट क्या वो लोगों ने उनको इलेक्ट किया था? नहीं किया था। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, लोगों ने इलेक्शन तो किए थे, बट उन्होंने इलेक्शन में वोट किसको डाला किसको नहीं डाला कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने खुद को जिताने के लिए उन वोटों की काउंटिंग ही नहीं करी। एक तरह से ये मान लो खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीजें चेंज कर दी थी, जो लीगल फ्रेमवर्क निकाला था 2002 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों तीनों स्टोरी बहुत क्लियरली समझ आ गई होंगी। डाउट होता है तो कमेंट करिए, आप पूछिए क्या डाउट है आपको। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टोरी बची हैं, उनको भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।